नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। साथ ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स से रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम एमपी टेट यूपी टेट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है जहाँ से 100% क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और आज हमने सभी टॉपिकों को मिलाकर आपके लिए एक पेपर तैयार किया है और इस पेपर में आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाना है ताकि आपको आपकी तैयारी पर भरोसा हो कि आपने सही तैयारी कर रहे हैं, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो डिस्कस करते हैं आज के पेपर के बारे में। आज हमने 40 क्वेश्चन लिए हैं इस पेपर में और 40 क्वेश्चन में से आपके 40 में से 40 नंबर आ जाएं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक कॉपी और पेन लेना है और अपने क्वेश्चन का आंसर डिसाइड करना है। हमारे बताने से पहले आपको एक आंसर लगाना है और हम इसका आंसर बताएंगे उसके पहले आपको एक उत्तर डिसाइड कर लेना है। अगर आपका सही है तो आपका आंसर सही माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपने सही किया है या गलत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में किस प्राचीन ग्रंथ में लेखांकन का वर्णन किया गया है? भारत में किस प्राचीन ग्रंथ में लेखांकन का वर्णन किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी चरक संहिता, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में लेखांकन के बारे में लिखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन सेकंड है और सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? मिलान करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? मिलान करना है और इस मिलान में आपको बताना है, सेकंड क्वेश्चन में आपको एक अवधारणा के बारे में बताना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। सेकंड क्वेश्चन में वित्तीय विवरण संबंधी सभी तथ्यों का सत्य एवं उचित ट्रू एंड फेयर्स रूप में प्रकट करना होता है। जो आधारित हैं वह कौन सी अवधारणा है? तो वो आधार कौन सी अवधारणा है इसके बारे में बताना है। जो सत्य एवं उचित ट्रू एंड फेयर्स के बारे में बताता है वो कथन के संबंध में अवधारणा कौन सी है? ऑप्शन ए है सारता की अवधारणा, ऑप्शन बी है रूढ़िवादिता की अवधारणा, ऑप्शन सी है एक रूपता की अवधारणा, ऑप्शन डी है प्रकटीकरण की अवधारणा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है प्रकटीकरण की अवधारणा, प्रकटीकरण की अवधारणा। ठीक है, क्योंकि आपको सभी बातें ट्रू एंड फेयर्स तभी होगी जब आप उसको पूर्ण प्रकटीकरण करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, सुमिलित कीजिए। और यहाँ पर आपको एक सूची और दो सूची दे रखी हैं। आर्थिक व्यवहारों का लेखा वर्गीकरण, संक्षेपण, निर्वाचन। एक तरफ दे रखा है खाते बहियों में खतौनी करना एवं शेष निकालना। दूसरा दे रखा है विश्लेषण करना। तीसरा है प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लेखा करना। चौथा है लाभ हानि खाता व आर्थिक चिट्ठा तैयार करना। तो यहाँ पर मिलान करते हैं। सबसे पहले मिलान करते हैं कि आर्थिक व्यवहारों का लेखा, आर्थिक व्यवहारों का लेखा क्या है? एक प्रारंभिक बही है, प्रारंभिक बही है। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक बही 1 से 3 मिल जाएगा। तो देखिए 3 किसमें है? सभी में है 3। ऑप्शन नंबर दूसरी बात करते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी कि खातों से खतौनी करना, खाता बहियों में खतौनी करना वर्गीकरण का पार्ट है। तो ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए हैं, इन दो ऑप्शन में देखना है। अब संक्षेपण क्या है और निर्वचन क्या है? तो संक्षेपण हो जाएगा लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार करना। 4 तो 1 और लास्ट में निर्वाचन जो हो जाएगा विश्लेषण करना। ठीक है, निर्वाचन विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। टाटा मोटर्स की चालू संपत्तियों में 2,25,000 स्थायी संपत्तियाँ हैं, 6,75,000 चालू संपत्तियाँ हैं, 2,75,000 स्थायी संपत्तियाँ हैं, 6,75,000 ऋण दे रखा है 1 लाख और चालू दायित्व दे रखा है 1,50,000, 1,50,000। तो आपको अंश पूंजी निकालना है। अंश पूंजी निकालने के लिए आपको अकाउंटिंग समीकरण की सहायता लेनी पड़ेगी।
एसेट्स एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ पर आपको निकालना है कैपिटल, कैपिटल निकालना है तो एसेट्स में जितनी एसेट्स हैं उसमें से लायबिलिटी माइनस कर दीजिए, आपकी कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, कैपिटल आ जाएगी। तो एसेट्स कितनी है टोटल, चालू संपत्तियाँ और चालू दायित्व 2,25,000 प्लस स्थायी संपत्तियाँ है 6,75,000, तो 2 लाख और 6 लाख 7 लाख, 2 लाख और 6 लाख 8 लाख और ये 9 लाख पूरी संपत्तियाँ हो गई हैं, 9 लाख पूरी संपत्तियाँ हो गई हैं। ठीक है, 2,25,000 और 6,75,000 हो गया है 9 लाख। 9 लाख में से आपको एक तो ऋण घटा देना है, 1 लाख गया तो 8 लाख, 8 लाख में से भी 1.5 लाख चालू दायित्व का माइनस कर देना है, तो 8 लाख में से चालू दायित्व माइनस करने के बाद में आपके पास बचते हैं 6,50,000। तो 6,50,000 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6,50,000। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 5वां, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किस पे किया जाता है, लागत मूल्य पर, ऑप्शन बी है बाजार मूल्य पर, ऑप्शन सी है लागत मूल्य एवं बाजार मूल्य जो भी दोनों में कम हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा लागत मूल्य एवं बाजार मूल्य जो भी दोनों में से कम हो उस पर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग किस प्रथा से प्रतिबंधित है, किस प्रथा से प्रतिबंधित है, प्रकटीकरण, उपार्जन, रूढ़िवादिता और सारथा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा किस प्रथा से प्रतिबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा विंडो ड्रेसिंग, प्रकटीकरण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 है, कार उत्पादन पर भुगतान किया गया उत्पादन शुल्क है। कार उत्पादन पर भुगतान किया उत्पादन शुल्क है। ऑप्शन है आयात शुल्क, पूंजीगत शुल्क, आयगत हानि और पूंजीगत हानि। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो कार उत्पादन पर भुगतान किया गया शुल्क कहलाता है उत्पादन शुल्क, आयगत व्यय है, एक प्रकार का क्या है, आयगत व्यय। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है लेखा मानक 14 संबंधित हैं, लेखा मानक 14 संबंधित है। ऑप्शन है एकीकरण के लेखांकन से, हास के लेखांकन से, प्रकटीकरण के और स्टॉक के मूल्यांकन से। तो यहाँ पर 8वें नंबर में ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, लेखा मानक हैं, लेखा मानक। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है एकीकरण से, है ना, एकीकरण से, अमलगमीशन से संबंधित है लेखा मानक 14। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, उपार्जित आय एवं आदत व्यय खाता होते हैं प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपार्जित आय एवं आदत व्यय खाता होते हैं, क्या होते हैं ये होते हैं प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और 10 नंबर में क्या लिखा है, तलपट बनाने का उद्देश्य है, तलपट बनाने का क्या उद्देश्य है ये बताना है। खातों की गणितीय शुद्धता की जानकारी करना, प्रारंभिक लेखे की अशुद्धियों को ज्ञात करना, छूट जाने वाली अशुद्धियों को ज्ञात करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तलपट केवल खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, ख्याति खाता, पेटेंट खाता, कॉपीराइट खाता आदि उदाहरण हैं। इसके उदाहरण हैं मूर्त वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, वास्तविक खाता या अमूर्त वास्तविक खाता। तो यहाँ पर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमूर्त वास्तविक खाता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, विपरीत प्रविष्टि का आशय है। विपरीत प्रविष्टि का आशय है बट्टे व रोकड़ को प्रभावित करने वाली प्रविष्टि, बैंक व रोकड़ को प्रभावित करने वाली प्रविष्टि, केवल रोकड़ को प्रभावित करने वाली प्रविष्टि या केवल बैंक को प्रभावित करने वाली प्रविष्टि। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाता है, बैंक व रोकड़ दोनों को प्रभावित करने वाली प्रविष्टि। विपरीत प्रविष्टि होती हैं जो बैंक और रोकड़ को प्रभावित करती है, कैश और बैंक को प्रभावित करती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दिए हुए हैं और यहाँ पर कूट दे रखे हैं।
तो कथन 1 में तलपट लेखा पुस्तकों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण है। और कथन 2 है तलपट के दोनों पक्षों का योग का मिलाना गणितीय शुद्धता का प्रमाण है। अब दोनों ऑप्शन सही हैं या फिर एक ऑप्शन सही है, ये एक गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन है दोनों कथन सत्य हैं। दोनों कथन सत्य हैं किंतु दूसरा सही व्याख्या नहीं करता है। सी है दोनों कथन असत्य हैं। डी है एक कथन असत्य है, दूसरा कथन सत्य है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है प्रथम कथन, जो कि तलपट लेखा पुस्तकों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण है। ये गलत है, ये गलत है क्योंकि अंतिम प्रमाण नहीं है। दूसरा तलपट दोनों पक्षों के योग को मिलाना गणितीय शुद्धता का प्रमाण है। दोनों गणितीय शुद्धता प्रकट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम कथन असत्य, द्वितीय कथन सत्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है प्रारंभिक स्टॉक करे प्रत्यक्ष व अंतिम स्टॉक का परिणाम क्या होगा। अब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें से अंतिम स्टॉक माइनस कर दिया जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। COGS मतलब विक्रय किए गए माल की लागत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाता है 1, विक्रय किए गए माल की लागत। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 15 है विक्रय है आपके पास 1 लाख, सकल लाभ की दर है विक्रय पर 25%, परचेज दे रखा है, क्रय दे रखा है 65,000 रुपये, डायरेक्ट एक्सपेंसेज दे रखा है 10,000 रुपये, विक्रय की लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 1 लाख का आपके पास 1 लाख रुपये टोटल दे रखा है। अब 1 लाख में आपका जो है प्रॉफिट है विक्रय पर, लाभ है 25% है। ठीक है, 25% है आप पर, तो 25% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 रुपये, 1 जीरो और लगेगा, 25,000 रुपये आपका प्रॉफिट है। 1 लाख में आपके पास 25,000 प्रॉफिट है, तो आपके पास जो परचेज बचेगा, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बचेगा, वो कितना बचेगा 7,500 यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि 1 लाख आपके पास 1 लाख है पूरा टोटल। अब 1 लाख में आपका प्रॉफिट है 25%, तो 75% आपका क्या हो जाएगा COGS 75%, तो डायरेक्ट आ जाएगा 75,000 आपका COGS आ जाएगा, विक्रय किए गए माल की लागत आ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कथन 1 किसी भी साझेदार द्वारा अपने अंश का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। कथन 2 है यहाँ पर समस्त साझेदार सल्लेख के अभाव में लाभ हानि समान विभाजन करेंगे। यहाँ पर है ऑप्शन ए, प्रथम कथन सत्य है, द्वितीय कथन असत्य है, दोनों कथन असत्य हैं, प्रथम कथन असत्य हैं, द्वितीय कथन सत्य हैं, या दोनों कथन सत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर आंसर हो जाता है सी नंबर का, एक कथन सत्य हैं, असत्य हैं, दूसरा कथन सत्य है। पहला कथन बोला है किसी भी साझेदार द्वारा अपने अंश का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, तो स्वतंत्र रूप से हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और समस्त साझेदार संलेख के अभाव में लाभ हानि विभाजन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 18 है साझेदार संलेख के अभाव में साझेदार को वेतन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर वेतन मिलना चाहिए बराबर 2,40,000, सी हैं लाभों का 90%, डी हैं कोई वेतन अनुमेय नहीं होगा, कोई वेतन अनुमेय नहीं होगा, तो वेतन नहीं मिलेगा। जब साझेदार सल्लेख में साफ साफ लिखा है, ठीक है, तभी वेतन मिलेगा। अगर साझेदार सल्लेख में कोई इसके बारे में पॉइंट नहीं लिखा है तो कोई वेतन नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है एक साझेदार फर्म के साझेदारों की अंतिमतम संख्या हो सकती है। तो एक साझेदार फर्म में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 20 इसका आंसर हो जाएगा। सेबी का आज से है, सेबी का फुल फॉर्म बताना है हमें। यहाँ पर 21वें क्वेश्चन में सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है, सिक्योरिटीज
एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी का अंतर कहलाता है। आर्थिक पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी का अंतर कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 आदत पूंजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, आदत पूंजी। नेक्स्ट, तालिका ए में अग्रिम याचिका राशि पर ब्याज का प्रावधान होगा। तालिका ए में अग्रिम राशि का ब्याज का प्रावधान होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6%। 6% अग्रिम ब्याज पर इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन है 24वां, न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त न होने पर राशि लौटा दी जाएगी। तो न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त नहीं होने पर लौटाई जाएगी, तो कितने दिनों के अंदर लौटाई जाएगी, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 130 दिनों के अंदर, 130 दिनों के अंदर आपको ये राशि लौटानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां है, कंपनी के सदस्यों का दायित्व होता है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व होता है, तो कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, दायित्व नहीं होता है, ठीक है। तो कंपनी के सदस्यों का दायित्व यहाँ पर कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या होता है, जितने उनके पास में शेयर हैं, जितने उनके पास शेयर हैं वहाँ तक उसका दायित्व होता है, तो सीमित दायित्व होता है, ठीक है ना। तो कंपनी के सदस्यों का दायित्व होता है सीमित दायित्व, कंपनी के सदस्यों का दायित्व होता है सीमित दायित्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं, न मांगी गई पूंजी के उस भाग को जो भविष्य में केवल कंपनी के समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित रख दिया गया है, केवल कहलाती हैं। तो उसे क्या कहते हैं, जो कंपनी के समापन के समय मांगने के लिए रखी गई हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है संचित पूंजी। संचित पूंजी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, एक कंपनी ने अपने 10 रुपये वाले पूर्ण याचिका 100 हंस थे, जो कि पूर्णतः 10% बट्टे पर निर्वाचित किए गए और 6 रुपये प्रति हंस पर पुनः निर्गमित कर दिए गए, तो अपरिहत हंस बट्टा डेबिट किया जाएगा 400 रुपये, 300 रुपये या 350 रुपये। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है 300 रुपये। इसका सही का आंसर हो जाएगा 300 रुपये, ठीक है। तो 300 रुपये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 28वां क्वेश्चन है, कंपनी की अधिकृत पूंजी का आशय है। कंपनी की अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कंपनी की अधिकृत पूंजी है पार्षद सीमा नियमों में उल्लेखित अधिकतम पूंजी का नाम। अधिकतम सीमा, पार्षद सीमा नियमों में जितनी अधिकतम सीमा लिखी है वहाँ तक कंपनी की अधिकृत पूंजी हो सकती है, ठीक है। तो पार्षद सीमा नियम में उल्लेखित अधिकतम सीमा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, न्यूनतम अभिधान राशि सेबी की दिशा निर्देशा के अनुसार कुल निर्गमन का बराबर होना चाहिए। तो सेबी की गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम पूंजी का कितना होना चाहिए, जो अभिधान राशि 90% होनी चाहिए। 90% अगर अभिधान न्यूनतम अभिधान आता है तो आगे की प्रक्रिया जारी रही जाती है, और अगर 90% जो 90% नहीं आती हैं, न्यूनतम अभिधान पूरा नहीं होता है, तो कंपनी जो जितनी एप्लीकेशन आई है उनको लौटा देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, समपार्श्विक या सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन करने पर खाता खोला जाता है। तो कौन सा खाता खोला जाता है, समपार्श्विक सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन करने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक कंपनी को 5 लाख रुपए के शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करने के लिए, जिसके लिए कंपनी ने 10 रुपये वाले 20,000 अंश 5% बट्टे पर निर्गमित किए हैं, पूंजी शोधन कोष में हस्तांतरित किए जाने वाली धनराशि होगी। तो यहाँ पर कितनी राशि होगी, ऑप्शन है 5 लाख, ऑप्शन 3 है 5,10,000, ऑप्शन 3 लाख और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 3,10,000 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 3,10,000। नेक्स्ट बात करते हैं 32वां क्वेश्चन, रिलायंस लिमिटेड द्वारा सुरेश को आवंटित 30,000 अंश
₹100 वाले हंस प्रथम याचिका का भुगतान न होने के कारण अपरिहारित किए गए हैं, अपहरणित कर लिए गए हैं और हंस 10% बट्टे पर निर्गमित किए गए हैं। तो ₹30 वाले आवेदन पर, 30 आवंटन पर और शेष प्रथम याचिका पर देय हैं। तो हरण की राशि होगी, तो हरण की राशि कितनी होगी यहाँ पर बताना है, हरण की एंट्री बतानी है। ऑप्शन आपके सामने है, वापस से पढ़ लेते हैं। रिलायंस लिमिटेड द्वारा सुरेश को आवंटित 3 हंस ₹100 वाले हंस हैं। प्रथम याचिका का भुगतान न होने के कारण उसके हंसों को हरण कर लिया गया है और 10% पट्टे पर निर्गमित किए गए हैं। ₹30 आवेदन पर, ₹30 आवंटन पर और शेष याचिका पर। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर टू शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ₹10 वाले ऋण पत्र पर ₹102 निर्गमित किए जाते हैं जिनका शोधन ₹102 पर किया गया है। तो यहाँ पर उसकी प्रविष्टि बतानी है। तो यहाँ पर हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ₹102 से और लोन ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेशेवर व्यक्ति। पेशेवर व्यक्ति हैं, कौन है पेशेवर व्यक्ति? अंकेशक, वास्तविक, अधिवक्ता या उपयुक्त सभी। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पेशेवर व्यक्ति उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गैर व्यापारिक संस्था है। गैर व्यापारिक संस्था है रिलायंस लिमिटेड, मेसर्स रामलाल एंड सन्स, लॉयंस क्लब या दूरसंचार विभाग। दूरसंचार विभाग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, लॉयंस क्लब। एक गैर व्यापारिक संस्था है जो अपना व्यापारिक नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करती है। 36वां क्वेश्चन है आय व्यय खाते की प्रकृति होती है। आय व्यय खाते की प्रकृति कैसी होती है? तो आय व्यय खाते होते हैं नॉमिनल अकाउंट, नॉन नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। नेक्स्ट बात करते हैं 37, आदर्श स्कूल का आय व्यय खाता डेबिट होगा। ऑप्शन है परीक्षा हेतु उत्तर पुस्तिका का कार्य, शिक्षण शुल्क, पारितोषिक, कोष से पारितोष का विवरण, छात्रों से वसूला गया अर्थदंड। छात्रों से वसूला गया अर्थदंड। तो यहाँ पर हो जाएगा परीक्षा हेतु उत्तर पुस्तिका का कार्य। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है साई धर्मशाला में कमरा बनाने हेतु प्राप्त दान प्राप्ति कहलाती हैं। तो साई धर्मशाला में जो कमरा बनाने हेतु दान प्राप्त हुआ है वो है पूंजीगत दान। पूंजीगत दान यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 29 क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो सम्मिलित करना है। पहला है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, दूसरा है आय व्यय खाता, तीसरा है भवन कोष और डी है आजीवन सदस्य शुल्क। आजीवन सदस्य शुल्क। ठीक है, तो यहाँ पर है प्राप्ति व्यय खाता है एक रोकड़ मूल्य, रोकड़ बही 4 हो जाता है, रोकड़ बही का सारांश। आय व्यय खाता होगा, आय व्यय खाता क्या होता है? तो आय व्यय खाता होगा आयगत मदे। कोष खाता हो जाएगा दायित्व, कोष भवन का भवन कोष दायित्व हो जाएगा, आजीवन शुल्क हो जाएगा पूंजीगत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बी सही है, बी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। व्हीलर्स क्लब मेरठ को वर्ष 2011 में चंदे की मद निम्नलिखित प्राप्त हुई। 2010 में 5,000, 2011 में 25,000, 2012 में 2,25,000, दिसंबर 2011 में अदत्त 5,000। वर्ष 2011 में आयगत व्यय में दर्शाई जाने वाली चंदे की राशि होगी। तो कितनी चंदे की राशि होगी यहाँ पर ये बताना है। 25,000 हैं, 25,000 2000, जिसमें से 5,000 रुपये इस साल के हैं तो हो जाएगा 30,000 और चंदे की राशि पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं 25,000 तो वो भी इस साल में गिनी जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 32,500 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर सही है 32,500। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।